हेलो एवरीवन दोस्तों। आई थिंक आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही होगी, बता दीजिए स्पीड से क्लियर। फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। आज बहुत दिनों बाद क्लासेस हो रही है। हम्म। जो जो न्यू स्टूडेंट है एक बार यस लिख दीजिए भाई, यदि आप तक हमारी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है तो। उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। हम मध्य प्रदेश के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सी चीजें दोस्तों सीखने का प्रयास किया था, तो आज उसी के आगे क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, स्पीड से ये बताइए दोस्तों, बुंदेलखंड में जो ये चंदेल वंश था, इसका संस्थापक कौन था? बुंदेलखंड वाले एरिया में जो चंदेल वंश था, उसका संस्थापक कौन हो जाएगा, यानी उसका फाउंडर जो है वो कौन हो जाएगा, बताइए स्पीड से। बुंदेलखंड में जो चंदेल वंश था उसका संस्थापक कौन हो जाएगा, यानी फाउंडर कौन हो जाएगा? तो बुंदेलखंड में चंदेल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? नन्नुक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगी नन्नुक ने कौन सी शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन आए नन्नुक ने कौन सी शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना की, 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं शताब्दी, बताइए। तो ये याद रखना दोस्तों, 9वीं शताब्दी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी, या फिर ईयर आपसे पूछे तो 831 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है। तो या तो 831 ईस्वी या 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। अच्छा, स्पीड से ये बताइए कि प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर जो है, ये चंद खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, ये किसने कंप्लीट करवाया, यानी किसने बनवा दिया था? हम्म, बताइए, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? ये किसने कंप्लीट करवाया था? विद्याधर ने कंप्लीट करवाया था। किसने कंप्लीट करवाया था? विद्याधर ने कंप्लीट करवा दिया था। अच्छा, स्पीड से ये बताइए, चंदेल वंश के शासक जो धंगदेव है, इसने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? चंदेल वंश का शासक जो धंगदेव है, इसने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? पार्श्वनाथ मंदिर हो जाएगा, दीनानाथ मंदिर में हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा, वैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा। ये सारे जो मंदिर हैं ये किसने बनवाए? दंगदेव ने बनवाए थे। और 100 वर्ष की अवस्था में आने के पश्चात इन्होंने जल समाधि ले ली थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आप यह बताइए कि चंदेल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसके ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में आक्रमण किया था? परमर्दी देव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परमर्दी देव हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और परमर्दी देव के सेनापति कौन थे? परमर्दी देव के सेनापति कौन थे? तो आपको ये याद रखना है, आला और उदल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आला और उदल जो है ये परमर्दी देव के क्या हो जाएंगे? सेनापति हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और आला और उदल ने क्या कहते हैं, बहादुरी से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे जब पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में परमर्दी देव पर आक्रमण किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ये बताइए दोस्तों, ओलीकर वंश से, ओलीकर वंश कहां पर शासन करता था मध्य प्रदेश में? ओलीगर वंश के शासकों का शासन कहां पर था मध्य प्रदेश में?
तो ओलिगर वंश के शासकों का शासन कहां पर था? मंदसौर में हो जाएगा। और इनकी राजधानी कौन सी थी? दसपुर। इनकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? दसपुर हो जाएगी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 मिनट रुकना। हाँ, तो इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? दसपुर हो जाएगी, ओलिकर वंश के शासकों की। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओलिकर वंश का पहला शासक आपसे पूछे प्रारंभिक शासकों में, तो कौन हो जाएगा? जयवर्मन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जयवर्मन आपको याद रखना है, पहला शासक हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत से आज न्यू स्टूडेंट आए होंगे और न्यू स्टूडेंट बेचारे बोरिंग हो रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे, कंटिन्यू रिवीजन करेंगे 20 क्लास में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मालवा के परमारों के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मालवा के परमारों के बारे में पढ़ रहे थे। यहां पर इस एरिया में दोस्तों किसने शासन किया है? मालवा के परमारों ने। किसने किया है? मालवा के परमारों ने शासन किया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मालवा के परमार वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो उपेंद्र कृष्णराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपेंद्र कृष्णराज हो जाएगा, जिसने मालवा में परमार वंश की नींव डाल दी थी 9वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है। 9वीं शताब्दी के शुरुआत में डाल दी थी। और ये किस वंश के सामंत था? मालवा का जो परमार है ये किस वंश के सामंत था? बताइए। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के सामंत था। किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के शासन सामंत था, ये याद रखना। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे, चंद्रबरदाई। कौन रहते थे? चंद्रबरदाई रहते थे। और चंद्रबरदाई की एक रचना है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। जिसका नाम क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो में याद रखना दोस्तों, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति की बात की गई है। कौन कौन सी? दो पा दो चा हो जाएगा, यानी प्रतिहार परमार। प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार, परमार दो चा से चौहान और चालुक्य हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य 4 जातियों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हो गई है। तो देखिए दोस्तों, मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? उपेंद्र कृष्णराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपेंद्र कृष्णराज हो जाएगा। उपेंद्र कृष्णराज के बाद बैरी सिंह द्वितीय। बैरी सिंह द्वितीय हो जाएगा। बैरी सिंह द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है कि बैरी सिंह द्वितीय ने कहा था कि तलवार के दम पर हम धार नगरी को अपने अंडर रखेंगे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद सियक द्वितीय। कौन हो जाएगा? सियक द्वितीय हो जाएगा। सियक द्वितीय पहला स्वतंत्र शासक था, यानी इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से अपने आप को क्या कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था। तो पहला स्वतंत्र शासक कौन हो जाएगा? सियक द्वितीय हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सियक द्वितीय के बाद कौन हो जाएगा? वाकपति राज मुंज। कौन हो जाएगा? वाकपति राज मुंज। सॉरी दोस्तों। तो वाकपति राज मुंज जो है, ये याद रखना, इसी के समय से मालवा के परमारों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसने बहुत सी उपाधियां ली थी, जैसे श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष जैसी उपाधियां भी धारण की थी। किसने? वाकपति राज मुंज ने हो जाएगा, ठीक है। अमोघ वर्ष जैसी उपाधियां भी धारण की थी, ये याद रखना। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसके दरबार में बहुत सारे दरबारी कवि रहते थे। कौन कौन से? पद्मगुप्त। कौन कौन से? पद्मगुप्त। रिफ्रेश कीजिए। पद्मगुप्त हो जाएगा। साथ ही साथ धनंजय, धनिक, ठीक है। धनंजय हो जाएगा, धनिक हो जाएगा, पद्मगुप्त हो जाएगा। और बता दीजिए एक आध। हलायुद्ध। ये प्रमुख दरबारी कवि जो है किसके दरबार में रहते थे? वाकपति राज मुंज के दरबार में रहते थे। पद्मगुप्त की रचना कौन सी है? नवसाह सांख्यचरित। कौन सी हो जाएगी? नवसाह सांख्यचरित हो जाएगी। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है कि मालवा के परमाणु की जानकारी हमें इनमें से किससे मिलती है? तो नवसाह सांख्यचरित से, उदयपुरा प्रशस्ति से, और भी एक और हो जाएगा, ठीक है। तो नवसाह
शांकचरित पद्मगुप्त की रचना हो जाएगी। इसके अलावा धनंजय की रचना कौन सी हो जाएगी? 10 रूपक, 10 रूपक हो जाएगी। इसके अलावा धनिक की रचना कौन सी हो जाएगी? 10 रूपावलोक, ठीक है, 10 रूपावलोक हो जाएगी और काल निर्णय हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो गया? बफरिंग हो रही है, सही चल नहीं रही क्लास? और हलायुद्ध की रचना बताइए। रुकिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूं यदि समस्या आ रही है तो। अब सही है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हलायुद्ध, हलायुद्ध की रचनाएं बताइए स्पीड से। अभिदान रत्नमाला और पिंगल शास्त्र पर मृत संजीवनी टीका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कौन बैठता है गद्दी पर, इससे पहले अब हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी जो YouTube पर देख रहे हैं वो अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद कैटेगरी जरूर ध्यान रखें, MPPSC एंड व्यापम हो जाएगा। फिर आपको प्रमोद राणा सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फॉलो के बटन पे क्लिक करोगे 3 ऑप्शन दिखेंगे, प्लस, फ्री कोर्सेज, अबाउट। फ्री कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो सारे फ्री कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और ये जो प्रीवियस वाली क्लासेस हो चुकी है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको अच्छे से तैयारी करनी है, प्लस प्लस एक कोचिंग है पूरी, ये मान लीजिए ऐसे। इस कोचिंग में आप पूरी MPPSC के साथ साथ व्यापम की भी तैयारी कर सकते हो, चाहे MPPSC 2019, 20, 21 या 2022 ही क्यों ना हो। ठीक है, सभी की तैयारी कर सकते हो। ये फीस है। जिनका लास्ट ईयर चल रहा है या सेकंड ईयर है वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले। 2 साल की फीस मात्र 12,800 है। उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप रिफरल कोड स्टडी हब 7 का यूज करोगे। क्या करोगे? स्टडी हब 7। कोई भी स्टूडेंट न्यू जुड़ता है तो वो रिफरल कोड मांगेगा, तो आप यही रिफरल कोड यूज करें। थोड़ा भी आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई भी न्यू स्टूडेंट लेना चाहे तो जैसे ही आप रिफरल कोड स्टडी हब 7 का यूज करोगे तो आपको 10% स्वीट मिल जाएगी और डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 11,520 रुपए हो जाएगा। फिर रिडीम पे क्लिक करोगे तो और छूट मिल जाएगी। ठीक है, वहां कोई भी आपको रिफरल कोड दिखे तो उसको भले मिटाल देना और यही यूज करना, स्टडी हब 7। और ये नवंबर के महीने में जो बैच कोर्सेस आए थे वो हो चुके हैं। दिसंबर के महीने में बैच कोर्सेस आपके ये देखेंगे। टारगेट MPPSC 1 दिसंबर से हो चुका है, 8 दिसंबर 9 से, आज से ये 10 मंथ्स का फाउंडेशन बैच कोर्स होगा। प्रीलिम्स और मेंस का आंसर राइटिंग 11 दिसंबर का होगा। साथ ही साथ मेंस 2020 का 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से आप ये देख सकते हो। 18 दिसंबर से इंग्लिश मीडियम का होगा पूरा। 23 दिसंबर से आप देख सकते हो 10 महीने का होगा। 25 दिसंबर से लक्ष्य MPPSC 2020 को टारगेट, 22 को टारगेट करते हुए होगा। इसी तरह ये 29 दिसंबर को हिंदी मीडियम का होगा, साथ ही साथ 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को। तो इस तरह दोस्तों आपका ये जो है कोर्सेस होंगे, तो हर महीने होते रहते हैं। आप किस में जुड़ रहे हो? प्लस एक कोचिंग है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, लाइव क्विज, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन आपको हर महीने मिलेगी। ठीक है, ये गोला जो है ये प्लस है। इस प्लस में जुड़ के आप सारी ये सुविधाएं पा सकते हो। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो मालवा के परमार वंश हम पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। वाकपति राज मुंज की हत्या किसने कर दी थी? तैलब द्वितीय ने कर दी थी। तैलब द्वितीय कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का एक शासक था। किसका? कल्याणी के चालुक्य वंश का एक शासक या संस्थापक था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। कल्याणी के चालुक्य यहाँ कर्नाटक वाले एरिया के आसपास क्या करते थे? शासन करते थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पद्मगुप्त के ये क्या कहते हैं, वाकपति राज मुंज के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये याद रखना है, सिंधराज, जो कि इसका भाई था और इसने तैलब द्वितीय के पुत्र सत्याश्रम पर आक्रमण करके अपने राज्य को वापस ले लिया था। इसके बाद आपको याद रखना है, राजा भोज गद्दी पर बैठा था। राजा भोज गद्दी पर बैठते ही तुर्कों को इसने पराजित किया था। साथ ही साथ महमूद गजनवी का भी आक्रमण उस समय शुरू हो चुका था। तो हिंदू शाही वंश का एक शासक था, यहाँ पर शासन करता था वो
सुरक्षा कवच के रूप में, भारत के सुरक्षा कवच के रूप में महमूद गजनवी से हर बार लड़ता था। तो आनंद पाल को, ये जो आनंद पाल नाम का शासक था, इसको सहायता की जरूरत थी, तो मालवा के परमार वंश के शासक राजा भोज ने सहायता भेजी थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और इसी के पुत्र आगे हुए कौन? त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल को भी अपने यहाँ शरण दी थी किसने? राजा भोज ने। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ये याद रखना। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी मेंस में। एमपीपीएससी मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा भोज जो है, इसके राजनीतिक अभियानों के बारे में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजनीतिक अभियानों में आपको याद रखना है, इनके प्रधानमंत्री तो रोहक थे, और मंत्री कौन हो जाएंगे? भुवन पाल हो जाएंगे। सेनापति कुलचंद्र साठ और करादित्य हो जाएंगे। भोज ने सबसे पहले दोस्तों याद रखना दोस्तों, वाकपतिराज मुंज को मारा था किसने? कल्याणी के चालुक्यों ने। तो कल्याणी के चालुक्यों पर आक्रमण किया था सबसे पहले राजा भोज ने, याद रखना। और इन्हें सफलता भी मिल गई थी और ये बहुत आगे तक बढ़ गए थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। इनकी सहायता किसने की थी? तो एक तो कलचुरी नरेश थे, आपको याद रखना। गांगे देव, साथ ही साथ आपको चोल वंश के शासक राजेंद्र ने क्या की थी? इन दोनों ने सहायता की थी। किसकी की थी? राजा भोज की सहायता की थी। ये भी आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और एक कलवन लेख है जो कि यशो वर्मा का था, उससे हमें जानकारी मिलती है कि राजा भोज ने कर्नाटक, लाट और जो कोंकण वाला एरिया है, इसको जीत लिया था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1044 ईस्वी में सोमेश्वर द्वितीय, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का एक शासक था, अब इसने राजा भोज के ऊपर आक्रमण कर दिया। यानी उसकी जो धार नगरी थी उसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण एकदम से हुआ तो राजा भोज को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और कुछ समय तक सोमेश्वर द्वितीय ने यहाँ पर शासन किया, और फिर सोमेश्वर द्वितीय जो है अपने साम्राज्य में वापस लौट गया था। तो धीरे धीरे राजा भोज भी वापस यहाँ आ गया था। कहा जाता है कि सोमेश्वर द्वितीय ने धार नगरी को पूरी तरह जला दिया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजा भोज ने उड़ीसा प्रदेश को भी जीता था, जहां पर इंद्ररथ का शासन था, और उसकी राजधानी आदिनगर में थी। तो उड़ीसा यानी उड़ के बार बार कौन आते हैं? इंद्र भगवान आते हैं रथ में। तो आराम से याद रह जाएगा, इंद्ररथ का शासन था कौन से? उड़ीसा वाले एरिया में। साथ ही साथ भोज का समकालीन शासक देखिए, जैसे ये मध्य प्रदेश में आप देखोगे, मालवा के परमार यहाँ पे शासन कर रहे हैं। मालवा के परमार कहाँ पे शासन कर रहे हैं? मालवा वाले एरिया में शासन कर रहे हैं। बुंदेलखंड के ये वाले एरिया में चंदेल वंश के शासक शासन कर रहे हैं, और ये जबलपुर वाले एरिया में कलचुरी वंश के शासकों का शासन चल रहा है। ठीक है। तो देखिए, कलचुरी वंश का इस समय शासक कौन है? गांगे देव। चंदेल वंश का इस समय शासक कौन है? विद्याधर। और मालवा के परमार वंश का शासक इस समय कौन है? ये आपको याद रखना है, राजा भोज हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन तीनों के मध्य भी संघर्ष चलेगा। तो भोज का जो समकालीन शासक है वो कौन हो जाएगा? कलचुरी वंश का शासक गांगे देव था, जिसने राजा भोज को क्या किया था? पराजित किया था। और हुणों के विरुद्ध भी राजा भोज को सफलता मिली थी, ये याद रखना। अब देखिए, जिस समय राजा भोज अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, उसी समय अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? चंदेल वंश का शासक है। बुंदेलखंड वाले एरिया में कौन था? विद्याधर हो जाएगा। ठीक है। चंदेल वंश का शासक कौन हो जाएगा? विद्याधर हो जाएगा। ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, ये भी अपनी साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। और उस समय राजा भोज ने ग्वालियर के बारे में बहुत सुना था, और ग्वालियर में दोस्तों कछवाहा वंश के शासकों का शासन था। इसका कछवाहा वंश के शासकों का शासन था। और कछवाहा वंश के जो ये शासक थे, ये विद्याधर के अधीन थे। यानी विद्याधर के क्या हो जाएंगे? सामंत हो जाएंगे। यानी विद्याधर को ये क्या देते थे? टैक्स देते थे। तो इस कारण राजा भोज जीतना चाहता था ग्वालियर को, और ये विद्याधर के अंडर है ग्वालियर। तो राजा भोज और विद्याधर के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष भी हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ राजा भोज जो है ये जानता था कि ये विद्याधर बहुत ही ज्यादा क्या है? पावरफुल है। युद्ध हुआ, राजा भोज क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया, और राजा भोज क्या हो गया? पराजित हो गया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। परंतु
जैसे ही विद्याधर की मृत्यु हुई, उसके आगे के जो शासक आए ये कमजोर थे, आगे के शासक कमजोर थे, तो इस चीज का फायदा किसने उठाया? राजा भोज ने उठाया। कछवाहा वंश के शासकों को अपने सामंत कर लिया। ठीक है, कि अब से आप टैक्स जो है वो किसे दोगे? हमें दोगे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ग्वालियर को इन्होंने इस तरह अपने अधीन कर लिया था। तो ग्वालियर में विद्याधर के कछवाहा वंशी सामंत शासन करते थे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच कौन कौन? एक तो विद्याधर और एक राजा भोज। एक विद्याधर हो जाएगा और एक राजा भोज हो जाएगा, तो दोनों के बीच संघर्ष होना क्या था? स्वाभाविक ही था। और कहा जाता है कि राजा भोज विद्याधर की बढ़ती हुई शक्ति के आगे क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया और उसे पराजित होना पड़ा था। और विद्याधर की मृत्यु के बाद चंदेल शक्ति कमजोर पड़ गई और कछवाहों ने, जो पहले चंदेलों के सहयोग से शक्तिशाली बने हुए थे, इन्होंने भोज की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो इस तरह राजा भोज की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद देखिए दोस्तों, मालवा के पश्चिमोत्तर में राजपूतों का शासन था, यानी मालवा ये वाला एरिया हो जाएगा। इसके पश्चिम में यहाँ पर किसका था? राजपूतों का शासन था। तो राजा भोज ने इन राजपूतों के साथ भी क्या किया था? संघर्ष किया था। ये भी आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब मेरुतंग की एक रचना है जिसका नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। क्या हो जाएगी? प्रबंध चिंतामणि हो जाएगी। उसमें लिखा है क्या? कि राजा भोज जो है, देखिए दोस्तों, यह है अपना भारत। यहाँ पर मालवा के परमार हैं। मालवा के परमार वंश के शासक कौन है? राजा भोज हो जाएंगे। ठीक है, इसी एरिया में, गुजरात वाले एरिया में, आपको पता है गुजरात के चालुक्य शासन करते थे। कौन करते थे? गुजरात के चालुक्य शासन करते थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और गुजरात के चालुक्य वंश का उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम। ये वही भीम प्रथम है जिसके समय में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में इसके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिरों को लूटा था। ठीक है, तो ये भी आपको महमूद गजनवी के बारे में याद रखना है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिरों को लूटा था। और कब आक्रमण किया था? 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? भीम प्रथम के विरुद्ध। भीम प्रथम एक अयोग्य शासक था, ये आपको याद रखना है। और आसानी से भीम प्रथम को पराजित करके महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिरों को लूटा था और बहुत से पुजारियों की हत्या कर दी थी। ये याद रखना। तो ये तो हो गया। अब देखिए दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो आपको याद रखना है मेरुतंग की एक रचना है प्रबंध चिंतामणि। इसको याद कैसे रखें? तो देखिए दोस्तों, राजा भोज ने किसको तंग किया? ये याद रखना दोस्तों, भीम प्रथम को किया। तो भीम प्रथम क्या कहेगा? कि यार मेरे को तो सब तंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे को तो सब तंग कर रहे हैं। इधर महमूद गजनवी भी कर रहा है, इधर राजा भोज भी कर रहा है। मेरु तंग। ठीक है, मेरू को तो सबे तंग कर रहे हैं, तो मेरू तंग हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब यदि किसी व्यक्ति को कोई तंग करता है तो वो क्या कहता है? कि अब मैं इसका अच्छे से प्रबंध करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? इसका अच्छे से प्रबंध करूंगा और जो भी अब मुझे चिंता हो रही है उसको मैं मणि में निकाल के फेंक दूंगा और अब मैं इसको बताऊंगा। तो मेरुतंग की कौन सी रचना? प्रबंध चिंतामणि हो जाएगी। उसमें क्या लिखा हुआ है अब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लिंक द्वारा ये तो अपन को याद करना है, पर ये भी याद करना है कि इसमें है क्या। इसीलिए मैंने भीम प्रथम से आपको लिंक कराया, क्योंकि भीम प्रथम राजा भोज की जानकारी मेरुतंगी प्रबंध चिंतामणि में लिख मिलेगी। और मेरुतंगी प्रबंध है ये चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतंगी हो जाएगी। उसमें लिखा है कि राजा भोज ने चालुक्य नरेश जो भीम प्रथम है उस पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तो चालुक्य नरेश भीम प्रथम पर आक्रमण करने के लिए अपने जैन सेना नायक किसको भेजा था? कुलचंद्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। आप पूरा कुल लेके जाइए और उनको सफाया कर दीजिए। इस समय दोस्तों भीम जो है अपने शासन, मतलब वहां पे जो गुजरात वाला एरिया है वहां पर था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ये सिंध अभियान में गया हुआ था। ठीक है, ये गुजरात, इधर आपको सिंध देखने को मिल जाएगा। तो जो भीम प्रथम है ये उस समय सिंध अभियान पर निकला हुआ था। और कुलचंद्र, कुलचंद्र कौन था? राजा भोज का सेनापति था। ठीक है, तो कुलचंद्र ने उसकी राजधानी अनिलवाड़, आपने सुना होगा गुजरात के चालुक्य, या जिसे हम अनिलवाड़ के चालुक्य भी कहते हैं, ये गुजरात में ही एक जगह हो जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनकी राजधानी अनिलवाड़ थी, इसलिए इन्हें अनिलवाड़ के
चालुक्य भी कहा जाता है। तो अनिलवाड़ को क्या किया था, लूटा था, ये भी आपको याद रखना। और उदयपुरा लेख में कहा गया है कि राजा भोज ने अपने भृत्यों के माध्यम से भीम पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। भृत्य जो इनके अंडर थे, और इस प्रकार भोज ने अपने समकालीन कई शक्तियों को पराजित कर एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य को क्या किया था, स्थापित किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा भोज का राजनीतिक अभियान क्या हो जाएगा, राजा भोज का राजनीतिक अभियान हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कोई भी डाउट है राजा भोज के राजनीतिक अभियान में, याद रखना है। तो राजा भोज का राजनीतिक अभियान, जिसमें आपको याद रखना है इनका प्रधानमंत्री रोहक और मंत्री भुवनपाल थे। ठीक है, साथ ही साथ सेनापति आप 2-4 याद रख लो तो ठीक है, जैसे कुलचंद्र हो जाएगा, साड़ हो जाएगा। ये 2 सेनापति आपको याद रखना है। पहला अभियान इनका किन पे था, बताइए जरा। सबसे पहला अभियान राजा भोज ने किसके ऊपर किया, कल्याणी के चालुक्यों पर। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्यों पर राजा भोज ने क्या किया था, सबसे पहले अभियान किया था। ये आप अच्छे से याद रखना। उड़ीसा पर भी आक्रमण किया था, उड़ीसा पर भी आक्रमण किया था। और उड़ीसा के उस समय शासक कौन थे, इंद्ररथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, इंद्ररथ हो जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा के अलावा आपको याद रखना है कर्नाटक, लाट और कोंकण वाले एरिया पर भी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। यह हमें जानकारी कलवण लेख से मिलती है। राजा बोध ने कलचुरी वंश के शासक गांगे देव को पराजित किया था। इनके समकालीन विद्याधर थे, उनसे भी सामना किया, परंतु खुद पराजित हो गया। आगे जाके ये याद रखना, जब चंदेल वंश के शासक कमजोर आए तो ग्वालियर पे अधिकार कर लिया था और ग्वालियर के कछुओं को अपने अधीन बना लिया था, ये याद रखना। साथ ही साथ राजा भोज ने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जो भीम प्रथम है, उन पर आक्रमण करने के लिए अपने एक जैन सेनानायक कुलचंद्र को भेजा था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही साथ अपना महमूद गजनवी से आनंद पाल की सहायता की थी, त्रिलोचन पाल को अपने यहाँ रखा था। साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर द्वितीय ने राजा भोज की धार नगरी पर आक्रमण किया था। तब राजा भोज भाग गया था और वापस कुछ समय बाद आ गया था। तो ये राजा भोज का राजनीतिक अभियान था, जिसके माध्यम से राजा भोज ने कभी कभार पराजित भी हुए थे, साथ ही साथ अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो अब आगे देखिए, साथ ही साथ आपको याद रखना है राजा भोज जो है, इन्होंने नव सांख अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी भी धारण की थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ राजा भोज, जैसा कि नाम से दिख रहा है राजा भोज, इसने अपने नाम पर एक भोजपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, याद रखना कौन सा, भोजपुर नामक एक नगर बसाया था, तथा वहीं पर भोज सागर नामक एक बड़े तालाब का निर्माण भी करवाया था। ये भी आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये भोजपुर नामक जगह जगह जो है वर्तमान में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बताइए। भोजपुर नामक नगर जो है ये भोपाल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भोज सागर तालाब भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है धार जिले के सरस्वती मंदिर में संस्कृत विद्यालय और मंदिर के समीप एक विजय स्तंभ भी इन्होंने बनवाया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो धार के सरस्वती मंदिर में संस्कृत विद्यालय बनाया था बहुत बड़ा, और उस मंदिर के समीप एक विजय स्तंभ भी बनवा दिया था। साथ ही साथ उदयपुरा प्रशस्ति के अनुसार राजा भोज जो है, इन्होंने केदारेश्वर रतलाम में मंदिर बनवाया, रामेश्वर उज्जैन में बनवाया था, सोमनाथ आदि अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये प्रमुख मंदिर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, केदारेश्वर मंदिर जो कि रतलाम में हो जाएगा, ये याद रखना। इसको ऐसे याद रखिए, राजा भोज भोजन करके जा रहे हैं। ठीक है, कहां पर जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं। अब रात में वो क्या देखते हैं कि सामने बहुत कादा आ जाता है, कीचड़ को कहते हैं ना कादा, कादा आ गया। अब इन्होंने कहा यहाँ तो बहुत कादा है, तो ये काम करते हैं, रात में मैं इधर से आया हूँ और हम रतलाम में क्या बनवा देते हैं, केदारेश्वर मंदिर, इससे कादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखा, राजा भोज ने केदारेश्वर मंदिर कहाँ पर बनवाया था, रतलाम में बनवाया था। इसके अलावा रामेश्वर मंदिर कहाँ पे बनवाया था,
उज्जैन में बनवाया था और सोमनाथ आदि अनेक मंदिरों का निर्माण उदयपुर, ये क्या कहते हैं, राजा भोज ने करवाया। साथ ही साथ धार में याद रखना संस्कृत विद्यालय की, मतलब संस्कृत विद्यालय भी बनवाया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजा भोज के समय मालवा वाला जो क्षेत्र था उसमें निर्माण क्रांति आ गई थी, यानी बहुत सारे मंदिर, तालाब, प्रतिमाएं और भी बहुत सारी चीजें बनी थी, किसमें, मालवा वाले एरिया में हो जाएगी। इसीलिए राजा भोज के समय में क्या आ गई थी, मालवा वाले क्षेत्र में निर्माण क्रांति आ गई थी। ठीक है, निर्माण क्रांति आ गई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो राजा भोज के समय मालवा क्षेत्र में निर्माण क्रांति आ गई थी, अनेक मंदिर, तालाब, प्रतिमाएं निर्मित हुई थी। तो बहुत सारे मंदिर बने थे, तालाब बने थे और प्रतिमाएं क्या हुई थी, बनी थी। साथ ही साथ आपको याद रखना, मंदसौर में एक जगह है हिंगलाजगढ़, याद रखना। हिंगलाजगढ़ तो तत्कालीन अप्रतिम प्रतिमाओं का एक अद्वितीय नमूना हो जाएगा, जो कि राजा भोज के समय में बना था, ये याद रखना। ठीक है, साथ ही साथ राजा भोज ने शारदा सदन या जो सरस्वती कंठभरण है वो भी बनवाए थे। प्रत्येक नगर में इन्होंने दोस्तों सरस्वती भवन भी बनवाए थे राजा भोज ने, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ राजा भोज ने धार तथा उज्जैन में सरस्वती कंठभरण नामक क्या बनवाए थे, ये भवन वगैरह बनवाए थे, किसने, राजा भोज ने हो जाएगा। साथ ही साथ भोज के समय ही मनहर वाग्देवी की प्रतिमा सन 1034 ईस्वी में राजा भोज ने बनवाई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राजा भोज के समय ही वाग्देवी की प्रतिमा भी 1034 ईस्वी में बनवाई गई थी, जो कि लंदन में ले जा चुकी है अंग्रेजों के द्वारा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजा भोज राजनीतिक अभियान तो थे ही थे जो इनके, साथ ही साथ इनको इमारतें वगैरह भी इन्होंने बहुत सारी बनवाई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भोजपुर नामक जो नगर है ना, ये रायसेन जिले में है, ये आप याद रखना, ये रायसेन में है। ठीक है, और इन्हीं में ही सबसे बड़ा जो शिवलिंग है, ये भोजपुर में ही तो है सबसे बड़ा शिवलिंग जो है, ये याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हो जाएगा, जो कि किसने बनवाया था, राजा भोज ने बनवाया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अब देखिए दोस्तों, राजा भोज जो है, राजा भोज राजनीतिक अभियान कर दिया, सांस्कृतिक अभियानों में इन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवाए, प्रतिमाएं वगैरह बनवाई, पुराना भोपाल को भी इन्हीं ने बसाया था, भोज सागर नामक तालाब भी इन्होंने, भोजपुर नामक नगर जो रायसेन जिले में है वो भी क्या हो जाएगा, इन्होंने ही बनवाया था। अब देखिए दोस्तों, राजा भोज जो है, क्या हो गया, आवाज वगैरह क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर आ रही है, एक बार बता दीजिए सभी। क्योंकि मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरी तरफ से सही है, बार बार क्या समस्या आ रही है समझ में नहीं आ रहा। अब सही आवाज? ठीक है, तो राजा भोज के बारे में याद रखना, इन्होंने बहुत सारे केदारेश्वर मंदिर रतलाम में, रामेश्वर उज्जैन में, सोमनाथ आदि अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, मंदसौर में हो जाएगा, और प्रत्येक नगर में सरस्वती के भवन बनाए थे, वाग देवी की प्रतिमा भी बनवा दी थी इन्होंने, संस्कृत विद्यालय जो कि धार में है। तो अब देखिए, राजा भोज जो है अपनी विद्वता के कारण, ये याद रखना, बहुत बड़ा विद्वान था, तो कविराज की उपाधि भी किसने धारण की थी, राजा भोज ने धारण की थी, और कविराज की उपाधि से ही राजा भोज क्या था, विख्यात था, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कहा जाता है कि इसने बहुत सारे विषयों जैसे चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र,
आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। किसने? राजा भोज ने। यानी राजा भोज ने चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं, खगोल शास्त्र के ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं, धर्म के ऊपर भी लिखे हैं, व्याकरण के ऊपर भी लिखे हैं, स्थापत्य शास्त्र के ऊपर भी लिखे हैं। यानी सभी के ऊपर 20 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं। 20 से ज्यादा ग्रंथ किसने लिखे? राजा भोज ने लिखे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर इन्होंने कौन सा लिखा? आयुर्वेद सर्वस्व। इंपॉर्टेंट याद रखना। इसको ऐसे याद रखिए, राजा भोज जो है इनका राजनीतिक अभियान बहुत बड़ा था। जब राजनीतिक अभियान ज्यादा होगा तो बेचारे सैनिक वगैरह हैं वो क्या होंगे? घायल होंगे। जब सैनिक वगैरह घायल होंगे तो इनके लिए एक ही तो चीज है जिससे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वो क्या है? आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा आयुर्वेद में सदा के लिए लगा दो, हाल आदमी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, आयुर्वेद सर्वस्व किसकी रचना है? राजा भोज की हो जाएगी। अब देखिए स्थापत्य शास्त्र के ऊपर इन्होंने कौन सा लिखा? सम्रांगण सूत्रधार। कौन सी हो जाएगी? सम्रांगण। अब आप जानते हो यदि कोई भी चीज पहली बार व्यक्ति नहीं करता है तो सब लोग क्या कहते हैं? ये रॉन्ग है, आपका जो सूत्र है वो क्या है? रॉन्ग है, ये याद रखना। परंतु बाद में उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि आयुर्वेदी सब कुछ है, तो फिर लोगों ने क्या कहा कि सब लोग कह रहे हैं, यानी सम्रांगण सम्रांगण सूत्रधार हो जाएगा। ठीक है तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो राजा भोज ने इंपॉर्टेंट याद रखना, चिकित्सा शास्त्र पर कौन सा लिखा? आयुर्वेद सर्वस्व हो जाएगा। और स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार हो जाएगा, जो कि विशेष रूप से क्या हो जाएगा? उल्लेखनीय है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सरस्वती कंठाभरण, यानी बहुत बड़े कवि हैं, तो सरस्वती माता का नाम लेंगे तो इनके कंठ भर जाएंगे। सरस्वती माता का नाम लेंगे तो इनके कंठ भर जाएंगे, यानी सरस्वती कंठाभरण हो जाएंगे। अब इनके भी तो क्या थे? कुछ सिद्धांत थे। जब आयुर्वेद को ये अपनाएंगे तो इससे पहले क्या करेंगे? योग करेंगे। सिद्धांत भी होंगे और योग भी करेंगे। तो ठीक है, सिद्धांत संग्रह किसकी रचना हो जाएगी? राजा भोज की हो जाएगी। सिद्धांत संग्रह के अलावा योग सूत्रवृत्ति, ठीक है, सिद्धांत संग्रह के अलावा कौन सी हो जाएगी? योग सूत्रवृत्ति हो जाएगी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, सरस्वती कंठाभरण हो जाएगी। ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार हो जाएगी। स्थापत्य शास्त्र पर ये याद रखना। तो राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए योग आपने सीख लिया तो योग की आपके पास क्या आ गई? विद्या आ गई। योग की आपके पास क्या आ गई? विद्या आ गई। अब जब विद्या आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। और जब आपका नाम हो जाएगा, आप नाम के मालिक हो जाओगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिर आप क्या करोगे? शादी करोगे। जब शादी करोगे तो आपकी बीवी क्या करेगी? श्रृंगार करेगी और नाटक करेगी। ठीक है, तो श्रृंगार मंजरी जो कि एक क्या है? काव्य नाटक है। श्रृंगार मंजरी क्या है? एक काव्य नाटक हो जाएगा। तो ये प्रमुख रचना है राजा भोज की, याद रखना। सबसे पहली आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व के बाद आपको याद रखना है सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार के बाद सरस्वती कंठाभरण, फिर उसके बाद सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह के बाद योग सूत्रवृत्ति, फिर ये विद्या विनोद हो जाएगा, फिर नाम मालिका हो जाएगा, फिर श्रृंगार मंजरी हो जाएगा, जो कि एक काव्य नाटक है। अब श्रृंगार ज्यादा करेंगी, नाटक करेंगी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक विधि आएगी, कि एक युक्ति आएगी। मैं एक युक्ति लगाता हूं जिससे ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु जो कि एक क्या है? विधि ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, तो युक्ति कल्पतरु हो जाएगा। इसके अलावा तत्व प्रकाश आपके दिमाग में क्या आएगी? एक युक्ति आएगी और आपके बिल्कुल जो है तत्व जो है वो हिल जाएंगे और वो प्रकाश छोड़ने लगेंगे। ठीक है, तो तत्व प्रकाश क्या हो जाएगा? एक शैव ग्रंथ हो जाएगा। तो तत्व प्रकाश हो जाएगा शैव ग्रंथ। साथ ही साथ श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए तत्व में प्रकाश आ जाएगा। फिर भी आपकी जो शादी होंगी तो आपकी वाइफ जो है वो श्रृंगार तो बार बार करेंगी, 100 बार कर लेंगी, यानी शतक लगा देंगे। ठीक है, तो श्रृंगार शतक हो जाएंगे। फिर भी आपको अपने शब्दों में क्या रखना होगा? अनुशासन रखना होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो शब्दानुशासन।
ठीक है, तो श्रृंगार शतक हो जाएगा, शब्दानुशासन, ये प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएंगे जो कि राजा भोज के हैं। आप एक बार और बता दीजिए सभी स्टूडेंट, राजा भोज के प्रसिद्ध ग्रंथ जो जो कोई बताना चाहे, थोड़े मोड़े तो याद रहेंगे ही, बताइए। देखिए प्रयास कीजिए, आयुर्वेद सर्वस्व, पहला ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, आयुर्वेद सर्वस्व, यानी आयुर्वेद ही सब कुछ है। फिर सम्रांगण सूत्रधार, क्या हो जाएगा, सम्रांगण सूत्रधार हो जाएगा। और बताइए, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, क्या हो जाएंगे, योग सूत्रवृत्ति, श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक हो जाएंगे। और बताइए, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद, विद्या विनोद, नाम मालिका, नाम मालिका हो जाएंगे। और बताइए, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। और बताइए, युक्ति कल्पतरु, ठीक है, युक्ति कल्पतरु, तत्व प्रकाश। तो ये प्रमुख जो ग्रंथ है किसके हो जाएंगे, राजा भोज के हो जाएंगे। कृपया जो भी स्टूडेंट क्लास को देखें रिकॉल करिया कीजिए, नहीं तो कुछ भी याद नहीं होगा, फिर बैठे रहना। और ये एक ऐसा समय है जिसमें कंपटीशन बहुत सारा बढ़ चुका है। तो देखिए, राजा भोज द्वारा, मैं और सारे लिखित ग्रंथ आपको बता देता हूं। तो भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, नाम मालिका, श्रृंगार मंजरी जो कि एक काव्य नाटक है, युक्ति कल्पतरु जो कि एक विधि ग्रंथ है, तत्व प्रकाश शैव ग्रंथ है, श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन, अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएंगे। थोड़े से ग्रंथ हैं, नाम मात्र के हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ राजा भोज द्वारा लिखित नहीं है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो राजा भोज द्वारा लिखित है। ठीक है, तो राजा भोज एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। एमपीपीएससी के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रीलिम्स या मेंस इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये राजा भोज जो है। राजा भोज की एक एक चीज आपके दिमाग में एनी टाइम घूमती रहनी चाहिए, कभी भी राजा भोज क्वेश्चन में आ जाए तो आपको सही आंसर कर देना है। ठीक है, और एक अबुल फजल की रचना है आईन अकबरी। इसके अनुसार कहा गया है कि राजा भोज की राजसभा में 500 से अधिक विद्वान थे। ठीक है, और इनके दरबारी कवि कौन थे, धनपाल। आराम से याद हो जाएगा, राजा भोज है, भोजन खाता रहेगा तो इसके दरबार में धन ही रहेगा, कवि के पास धनपाल हो जाएगा। ठीक है, आईन अकबरी, आईन अकबरी किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। आईन अकबरी किसकी रचना है, तो अबुल फजल की, अबुल फजल की। तो देखिए, अबुल फजल की एक रचना है अकबरनामा, अबुल फजल की एक रचना कौन सी है, अकबरनामा। अकबरनामा को हम 3 पार्टों में बांट दें, तो जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको याद रखना है अकबर के पूर्वजों के बारे में बता रखा है। फर्स्ट पार्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में बता रखा है। सेकंड पार्ट में अकबर के शासनकाल के 46 वर्ष के शासनकाल की जानकारी दे रखी है, तो 1556 से 1602 ईस्वी तक की जानकारी हो जाएगी। और तीसरा पार्ट जो है वो हो जाएगा आईन अकबरी। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, आईन अकबरी हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला पार्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा पार्ट में अकबर के 46 वर्ष की जानकारी, और तीसरे पार्ट आईन अकबरी है। इसमें अबुल फजल और अकबर किस तरह मतलब दरबार में शासन करते थे, ये सारी चीजें बता रखी हैं। प्रकृति के बारे में बता रखा है आईन अकबरी में, और भी पूरा जो भारत है उसकी ज्योग्राफी के बारे में भी बता रखा है। जैसे कटनी जिले में एक बिलहरी के पान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे बता रखा है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, अबुल फजल की रचना हो जाएगी अकबरनामा, जिसका तीसरा पार्ट है आईन अकबरी। उसमें बता रखा है कि राजा भोज के दरबार में, राजा भोज जो है इसके दरबार में 500 से अधिक कौन थे, विद्वान थे, जिसमें दरबारी कवि धनपाल हो जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। इससे पहले मैं अनअकैडमी प्लस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को जो YouTube पर देख रहे हैं, अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, फिर एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी सुन लेना है। जो न्यू स्टूडेंट आए आज मैं उनको बता दूं, प्रमोद राणा आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको फॉलो का बटन दिखेगा, तो उस फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना है। 3 ऑप्शन आएंगे, प्लस, फ्री कोर्सेस और अबाउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप फ्री कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे जाओगे तो सारे फ्री कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे फ्री कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप देख सकते हो प्रीवियस वाले जो हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको कैसे जुड़ना है प्लस में। प्लस कोचिंग क्या है, इससे पहले ये जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये गोला जो है ये प्लस कोचिंग है। इस प्लस कोचिंग में आपको 50 प्लस टीचर मिलेंगे, जो आप अपने बेस्ट बेस्ट टीचर चुन सकते हो। एमपीपीएससी मेंस से 2019, 2020, 2021 तीनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एक साथ तैयारी कर सकते हो, आपको अलग अलग कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीक्वेंस में तैयारी कर सकते हो। व्यापम, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी हाई कोर्ट सभी की एक साथ तैयारी कर सकते हो। पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपका हर 3 क्लास के बाद में होता है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों की होती है। मॉक टेस्ट होते हैं, बैच कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर की आपको मैगजीन में मिलेगी और बैच कोर्स होंगे। अब ये देखिए, फीस जो है इस गोले में जुड़ने की क्या फीस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी का करंट अफेयर तीनों एक साथ होंगे। आपको कहीं भी अलग से जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप टेस्ट दे सकते हो पर टॉपिक के। ये प्लस स्टूडेंट के फायदे हैं। दिसंबर में ये सारे बैच कोर्सेस आ रहे हैं, जो कि आप सारे देख सकते हो। एमपीपीएससी टारगेट 2020 को करते हुए साथ ही साथ आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारी चीजें बिल्कुल एक फीस में है, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप देखिए फीस क्या है। जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए आप जुड़ते हो तो 8,800 फीस है। ठीक है, पर जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड, यहाँ पर कोई भी रेफरल कोड डला हो तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप यही रेफरल कोड यूज करें, क्योंकि अनअकैडमी को भी लगता है कि हाँ, यदि जिस रेफरल कोड के द्वारा स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं, ये टीचर बेस्ट से बेस्ट अपना दे रहा है, तो आपको लगता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, आपको पूरी चीजें याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यही रेफरल कोड यूज करें, स्टडी हब 7। ठीक है, आपके यदि रिलेटिव्स भी पेमेंट करते हैं तो उनको यही बताएं कि जो भी भैया, चाचा, ताऊ, चाची की यही रेफरल कोड यूज करके आप पेमेंट करें। ठीक है, स्टडी यानी पढ़ाई, हब यानी पूरे हब में साथ, मतलब बिल्कुल साथ साथ मिलके करेंगे। ठीक है, तो स्टडी हब 7 और ये 2 साल की फीस है। इसी तरह अलग अलग फीस आपको बता रखी है। ठीक है, और जैसे ही आपकी फीस आ जाएगी, यहाँ रिडीम पे क्लिक कर देना, तो थोड़ी सी और छूट आपको मिल जाएगी और फिर आप पेमेंट कर पाओगे, जिससे भी करना चाहो। ठीक है, ये सब सभी समझ चुके होंगे। चलिए 2 मिनट का गैप है, किसी को कोई डाउट समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट। उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास का टाइमिंग सुबह 10 बजे है। एक तो गुजरात में हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर है, जो ये राजा भोज ने बनवाया। ये मिला नहीं मध्य प्रदेश में कहीं पर भी, पर ये जरूर लिखा है कि राजा भोज ने बनवाया है। और बताइए, किसी को कोई डाउट समस्या।
और बताइए कोई डाउट वगैरह किसी को? नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। दोपहर में 8-2:30 बजे होगी, प्लस में होगी। चलिए आगे चलें, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, एक बार और राजा भोज के सारे ग्रंथ बता दीजिए सभी। एक और बार और राजा भोज के। सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, सम्रांगण सूत्रधार, आयुर्वेद सर्वस्व, युक्ति कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, युक्ति कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, और बता दीजिए सिद्धांत संग्रह, तत्व प्रकाश, नाम मालिका, विद्या विनोद, श्रृंगार शतक, ये प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आएंगे तो आप आराम से कर दोगे। तो राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, नाम मालिका, श्रृंगार मंजरी, युक्ति कल्पतरु, तत्व प्रकाश, श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है। और आईने अकबरी के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि राजा भोज की राजसभा में 500 से अधिक विद्वान थे। दरबारी कवि धनपाल हो जाएंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे जाके राजा भोज जो है इनकी हत्या किसने की? तो राजा भोज की हत्या याद रखना, कलचुरी वंश के शासक गांगे देव के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? लक्ष्मीकर्ण बैठे थे। ठीक है। कौन बैठे थे? लक्ष्मीकर्ण बैठे थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे ये अपना मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कलचुरी वंश के शासकों का शासन था। ठीक है। तो कलचुरी वंश के शासकों का शासन यहाँ पर था, तो कलचुरी वंश का शासक कौन हो जाएगा? लक्ष्मीकर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मीकर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पर गुजरात, गुजरात के चालुक्य वंश के एक शासक थे भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम हो जाएंगे। तो भीम प्रथम और कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मीकर्ण दोनों साथ में मिल गए और दोनों ने राजा भोज को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। और पराजित करने के कुछ ही समय बाद राजा भोज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो कलचुरी वंश के शासक मालवा के परमारों के मित्र थे, परंतु आगे जाके गांगे देव से दुश्मनी हो गई, क्योंकि राजा भोज अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। गांगे देव को पराजित किया। तो कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मीकर्ण जो है, साथ ही साथ याद रखना दोस्तों राजा भोज ने ये गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम के ऊपर अपने एक सेनानायक को भेजा था। याद करो, जैन सेनानायक कुलचंद्र को भेजा था और गुजरात को लूटा था। ये याद रखना। और अनिल वाड़ को क्या किया था? लूटा था। ये मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों ने मिलके, किसने? चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण, दोनों ने मिलके राजा भोज को पराजित किया और आगे जाके राजा भोज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह राजा भोज मर चुके थे। उसके बाद देखिए दोस्तों राजा भोज के बाद जयसिंह प्रथम। अब राजा भोज मरेंगे तो इनके सबके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र कौन हो जाएंगे? जयसिंह प्रथम हो जाएंगे। तो लोग कहेंगे जय जय बोलो सभी की, तो इससे आप याद रख सकते हो।
तो जयसिंह प्रथम हो जाएंगे। तो इसने चालुक्य शासक जो युवराज विक्रमादित्य है उसकी सहायता से अब वापस क्या हो गई, चालुक्यों से दोस्ती हो गई। ठीक है, चालुक्य शासक, ये याद रखना, तो उनकी सहायता से मालवा को, कलचुरियों और गुजरात के जो चालुक्य हैं उनको पराजित किया था, ये याद रखना। ये तो देखिए चालुक्य शासक युवराज विक्रमादित्य हैं, ये कलचुरी, ये कल्याणी के चालुक्य हैं। ये कौन से चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य। जैसे आप भारत का ये मैप देखोगे, ये कल्याणी के चालुक्य हैं, यहाँ गुजरात के चालुक्य हैं। चालुक्य ऐसे चलते हैं, सबसे पहले वातापी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य, फिर कल्याणी के चालुक्य, और फिर गुजरात के चालुक्य, ये याद रखना। ठीक है, तो ये चालुक्य चार हुए हैं, गुजरात के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इसने चालुक्य युवराज विक्रमादित्य की सहायता से, यानी कल्याणी के चालुक्य युवराज विक्रमादित्य की सहायता से मालवा को, कलचुरियों और चालुक्यों को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, और आगे जाकर यह भी कलचुरियों के द्वारा मारा गया था, ये याद रखना। किसके द्वारा, जयसिंह प्रथम जो है किसके द्वारा, कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा। उसके बाद देखिए उदयादित्य, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ना मध्य प्रदेश के विदिशा में, इन्हीं के नाम पर पड़ी है, ये याद रखना, उदयादित्य के नाम पर। तो जयसिंह प्रथम फिर उदयादित्य। तो राजा भोज की मृत्यु के पश्चात चालुक्य कर्ण और कर्णाटकों ने क्या किया दोस्तों, मालवा को जीत लिया था, किंतु उदयादित्य ने शत्रुओं को बुरी तरह पराजित किया और अपने प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। यह आपको याद रखना है। उदयादित्य ने मध्य प्रदेश के उदयपुरा, जो कि विदिशा में है, ठीक है, विदिशा में एक जगह है मध्य प्रदेश का उदयपुरा, तो नामक स्थान में एक नीलकंठ शिव के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, उदयादित्य ने, जो कि राजा भोज के पुत्र का पुत्र था। राजा भोज का पुत्र जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम का पुत्र कौन हो जाएगा, उदयादित्य हो जाएगा। ठीक है, तो उदयादित्य ने मध्य प्रदेश के उदयपुरा, जो कि विदिशा में है, इसमें नीलकंठ शिव के विशाल मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण कराया था, ये याद रखना। ठीक है, और देखिए दोस्तों, उदयादित्य की एक रानी थी सालमली, इन्होंने भोपाल में एक मंदिर, जो कि एक सभा मंडल था, उसका निर्माण भी कराया था, जिस जगह पर अब कुदसिया बेगम ने क्या बनवा दी थी, एक मस्जिद बनवा दी थी। ये आपको अच्छे से याद रखना। कुदसिया बेगम या गोहर बेगम के बारे में आप जानते होंगे, भोपाल की सबसे पहली बेगम आपसे पूछे तो कुदसिया बेगम या कौन हो जाएंगी, गोहर बेगम हो जाएंगी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो उदयादित्य की रानी कौन हो जाएंगी, सालमली। इन्होंने भोपाल में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिस जगह पर अब कुदसिया बेगम ने क्या बनवा दी थी, मस्जिद बनवा दी थी। भोपाल की फर्स्ट बेगम हो जाएंगी, क्वेश्चन आ जाए तो इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, और भोपाल के अंतिम नवाब आपसे पूछे तो नवाब हमीदुल्ला खान अंतिम नवाब है। इसका मतलब जब भारत आजाद हुआ था उस समय भी नवाब हमीदुल्ला खान ही भोपाल के नवाब थे, और पहले तो नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल को भारतीय संघ में मिलाने से मना कर दिया, परंतु जनता के विद्रोह के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हस्तक्षेप किया तो 1 जून 1949 को, आपको याद रखना है, भोपाल को भारतीय संघ में क्या किया गया था, मिला लिया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए यशोवर्मन, आगे जाके इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं, ताजुल मस्जिद उदयसिया बेगम ने कहा बनवाई है, ये तो शाहजहां बेगम ने बनवाई है। ठीक है, अब आगे देखिए यशोवर्मन, इनके शासनकाल में 1135 ईस्वी के लगभग चालुक्य शासक जो सिद्धराज है, इसने संपूर्ण मालवा को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ये आपको अच्छे से याद रखना। और गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने मालवा पर अधिकार किया और अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। जयसिंह सिद्धराज बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट शासक है, ये गुजरात के चालुक्य वंश का शासक है था। तो जयसिंह सिद्धराज अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, और इस समय मालवा पे कौन शासन कर रहा था, यशोवर्मन। यश ने कही कि हमारा यश होगा, पर ज्यादा यश हो नहीं पाया, क्योंकि गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने मालवा पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। किसकी की थी, अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यशोवर्मन, इसके शासनकाल में 1135 ईस्वी में लगभग चालुक्य शासक ने
पूरे मालवा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो देखिए यशोवर्मन के बाद जयवर्मन, इसने वापस मालवा को, मतलब मालवा की जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ा लिया था। उसके बाद विंध्यवर्मन, विंध्यवर्मन ने चालुक्य शासक मूल राजदूत, ये गुजरात के चालुक्य हैं, उनसे मालवा को पुनः प्राप्त कर लिया था पूरी तरह। उसके बाद देखिए विंध्यवर्मन के बाद देवपाल, इनके शासनकाल में लगभग 1233-34 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिलसा पर अधिकार कर लिया था और उज्जैन को लूटा था, ये याद रखना, ठीक है। तो जिस समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था ना 1233-34 ईस्वी में मालवा वाले एरिया पर, उस समय मालवा का परमार वंश का शासक कौन था, देवपाल हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, देवपाल हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज तो हम यहीं तक रखते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है वह रेफरल कोड स्टडी हब 7 का जरूर यूज करें, ठीक है। कौन सा रेफरल कोड, स्टडी हब 7 हो जाएगा, जिससे आपको सीधी क्या मिल जाएगी, 10% छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में लो, यही रेफरल कोड यूज करें, स्टडी हब 7 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए, कोई डाउट समस्या, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कल फ्री क्लास कितने बजे होगी, सुबह 10 बजे। हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, परंतु वास्तविक रूप से स्वतंत्र शासक की अपन बात करें तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। आपको कुतुबुद्दीन ऐबक लगाना है, गुलाम या ममलूक वंश का संस्थापक हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को बता दीजिए। और जो भी स्टूडेंट जुड़ रहा है प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, यही रेफरल कोड यूज करें। जब आप रेफरल कोड देखोगे तो कोई भी आपको दूसरी दिख सकता है दूसरे का, तो उसको क्रॉस करके आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो यही यूज करें, स्टडी अब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।